कभी सोचा है कि एक ही घर में दो कत्ल हो जाएं और सालों बाद भी पता ना चले कि कातिल कौन था? ये कहानी है इंडिया के सबसे शॉकिंग केसेस में से एक, आरुषि तलवार हेमराज डबल मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, जहां सच आज भी अंधेरे में छुपा है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इंडियन जस्टिस सिस्टम, मीडिया एथिक्स और हमारी सोसाइटी के डार्क साइड की एक पेनफुल कहानी है। साल 2008, मई का महीना, नोएडा के जलवायु विहार में सेक्टर 25 के फ्लैट नंबर L32 में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों सक्सेसफुल डेंटिस्ट थे। उनकी 14 साल की बेटी आरुषि एक ब्राइट स्टूडेंट थी जो रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। घर में काम करने वाला हेमराज भी था, जो नेपाल से आया था और इस फैमिली के साथ कई सालों से रह रहा था। बिल्कुल नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल लाइफ। राजेश अपने डेंटल क्लिनिक में बिजी रहते थे, नुपुर भी अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त थीं। आरुषि अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती, नॉर्मल टीनेज लाइफ जी रही थी। लेकिन 15 मई की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस फैमिली की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उस रात कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था। फैमिली ने डिनर किया, आरुषि अपने रूम में गई, पेरेंट्स भी अपने रूम में रेस्ट करने गए। हेमराज भी अपनी यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग काम करके सो गया था। कोई नहीं जानता था कि ये उस घर की लास्ट नॉर्मल नाइट थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में दो इनोसेंट लाइव्स खत्म हो जाएंगी। 16 मई की सुबह करीब 6 बजे नुपुर तलवार अपनी बेटी को स्कूल के लिए जगाने गईं। ये उनका डेली रूटीन था, लेकिन आज कुछ अलग था। आरुषि का रूम लॉक्ड था अंदर से। कई बार आवाज लगाई, आरुषि उठो बेटा, स्कूल जाना है। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खटखटाया, फिर भी साइलेंस। नुपुर को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा शायद आरुषि डीप स्लीप में है। फिर दूसरे रूम से होकर बालकनी के रास्ते आरुषि के रूम में जाने की कोशिश की। बालकनी से जब नुपुर ने आरुषि के रूम में झांका तो जो नजारा देखा उससे पैरों तले जमीन खिसक गई। आरुषि का लाइफलेस बॉडी बेड पर पड़ा था। गले पर गहरे निशान थे, ब्लड से बेड शीट्स लाल हो गए थे। यह सीन किसी भी मदर के लिए सबसे बुरा नाइटमेयर था। नुपुर की चीखें पूरे घर में गूंजी, राजेश, राजेश जल्दी आओ। उनकी आवाज में जो पेन था वो वर्ड्स में बयान नहीं हो सकता। राजेश दौड़कर आया। जब उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। शॉक, डिसबिलीफ और अनबेरेबल पेन का मिक्सचर था उनके चेहरे पर। पुलिस को कॉल किया गया। इमरजेंसी नंबर डायल करते वक्त राजेश के हाथ कांप रहे थे। पुलिस स्टेशन, हमारी बेटी का मर्डर हो गया है, प्लीज जल्दी आइए। यह कॉल इंडियन क्राइम हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हो गया। एक फादर की डेस्परेट क्राई फॉर हेल्प। लेकिन यहीं से शुरू हुई उन गलतियों की सीरीज जिसने इस केस को इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक बना दिया। यूपी पुलिस की रिस्पॉन्स टाइम स्लो थी, क्राइम सीन हैंडलिंग अनप्रोफेशनल था और इन्वेस्टिगेशन में बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए। पुलिस पहुंची तो सबसे पहले हेमराज को ढूंढा। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका रूम एम्प्टी था, कपड़े भी गायब थे। पुलिस का इमीडिएट कंक्लूजन था, नौकर ने ही कत्ल किया और भाग गया। ये कंक्लूजन बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना एविडेंस के, सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पर बनाया गया था। क्राइम सीन को प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि फर्स्ट फ्यू आवर्स में क्राइम सीन की प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहां क्या हुआ? मीडिया पर्सनल, नेबर्स, क्यूरियस ऑनलुकर्स, सब लोग फ्रीली घूम रहे थे अपार्टमेंट में। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए, फिंगरप्रिंट्स कंटैमिनेट हो गए, क्रूशियल क्लूज गायब हो गए। मीडिया भी पहुंच गई थी। टीवी कैमरास, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, सब कुछ केओस में बदल गया था। न्यूज चैनल्स लाइव कवरेज कर रहे थे। स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई थी। डोमेस्टिक हेल्प ने टीनेज गर्ल का मर्डर किया और भाग गया। यही नैरेटिव चल रहा था सभी चैनल्स पर। लेकिन अगले दिन 17 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी थ्योरी को हिला दिया। तलवार फैमिली के घर की छत पर टेरेस पर हेमराज का डेड बॉडी मिला। सेम गले के निशान, सेम ब्रूटल मर्डर। बॉडी को एक कूलर के पीछे छुपाया गया था, डोर लॉक किया गया था। ये डिस्कवरी सबको शॉक कर गई। अगर हेमराज कातिल था तो उसका कत्ल किसने किया? कौन था जो दोनों मर्डर्स कर सकता था? यहीं से केस हाथ से निकल गया। पुलिस की पहली थ्योरी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। अब सवाल यह था कि दो लोगों का मर्डर एक ही रात में एक ही घर में कैसे हुआ? यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई लूप होल्स थे। क्राइम सीन कॉन्टैमिनेट हो गया था, क्रूशियल एविडेंस गायब हो गए थे, फिंगरप्रिंट्स प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं किए गए थे,
फॉरेंसिक टीम को प्रॉपर एक्सेस नहीं मिला था। मीडिया प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हर चैनल पर अलग अलग थ्योरीज चल रही थीं। पब्लिक का ट्रस्ट पुलिस पर से उठ गया था। पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया। आरुषि के फ्रेंड्स को क्वेश्चन किया गया, स्कूल के टीचर्स से बात की गई, नेबर्स से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सॉलिड लीड नहीं मिल रहा था। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मीडिया क्रिटिसिज्म हो रही थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी शुरू हो गया था। केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह चैलेंजिंग केस हैंडल करना था। सीबीआई ने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नई टीम आई, नए अप्रोच के साथ। लेकिन यहां भी चीजें आसान नहीं थी। क्राइम सीन ऑलरेडी डिस्टर्ब था। की एविडेंस पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सीबीआई को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर केस बिल्ड करना पड़ा। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी कंट्रोवर्सी में घिर गई। पहले उन्होंने हेमराज के फ्रेंड्स को सस्पेक्ट किया। कृष्णा थड्डाई, राजकुमार और विजय मंडल को अरेस्ट किया गया। नार्को एनालिसिस टेस्ट किए गए। सीबीआई का थ्योरी था कि इन तीनों ने आरुषि के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। हेमराज ने अपोज किया तो सबको मार दिया। लेकिन ये थ्योरी भी टिक नहीं पाई। एविडेंस इनसफिशिएंट थे, कन्फेशंस फोर्स्ड लग रहे थे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने ऑब्जेक्शन रेज की, कोर्ट ने भी क्वेश्चंस उठाए। फाइनली तीनों को रिलीज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों का कहना था कि ये ऑनर किलिंग था। कुछ का मानना था कि आरुषि और हेमराज के बीच कुछ इनअप्रोप्रिएट था जिसे पेरेंट्स ने देख लिया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये प्रोफेशनल राइवलरी का केस है। लेकिन ये सब सिर्फ स्पेक्यूलेशंस थीं, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कई कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे। पहले उन्होंने सर्वेंट्स को सस्पेक्ट किया, फिर पेरेंट्स को। एविडेंस के नाम पर सिर्फ सर्कमस्टेंसेस थे। नो मर्डर वेपन, नो आई विटनेस, नो डायरेक्ट प्रूफ। गोल्फ स्टिक को मर्डर वेपन सस्पेक्ट किया गया, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया। डीएनए एविडेंस भी कंक्लूसिव नहीं था। फिर भी सर्कमस्टेंसेस पेरेंट्स के खिलाफ जा रहे थे। घर के अंदर से लॉक, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई एक्सेस नहीं। सीबीआई का नया थ्योरी था कि पेरेंट्स ने ही दोनों मर्डर्स किए हैं। ये थ्योरी भी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। मीडिया ट्रायल इस केस का सबसे डार्क चैप्टर था। ये इंडियन जर्नलिज्म के लिए एक शेमफुल पीरियड था। हर न्यूज़ चैनल पर तलवार फैमिली को गिल्टी ठहराया जा रहा था। प्राइम टाइम शोज में डिबेट्स हो रहे थे। एक्सपर्ट्स ओपिनियंस दे रहे थे, लेकिन सब कुछ स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर। टीवी एंकर्स कॉन्फिडेंटली बता रहे थे कि पेरेंट्स ही किलर्स हैं। सोशल मीडिया पर भी हेट कमेंट्स का स्टॉर्म था। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग्स, फोरम्स, हर जगह तलवार फैमिली को ब्लेम किया जा रहा था। पब्लिक ओपिनियन कंप्लीटली पेरेंट्स के अगेंस्ट बन गया था। ये मीडिया ट्रायल का क्लासिक एग्जाम्पल था। फैमिली का रेपुटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। राजेश का डेंटल प्रैक्टिस सफ़र कर रहा था। पेशेंट्स आना बंद हो गए थे। नूपुर भी सोशल आइसोलेशन फेस कर रही थी। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सब लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। ये सोशल बॉयकॉट भी पनिशमेंट का एक हिस्सा था। मीडिया कवरेज में सेंसेशनलिज्म की हद हो गई थी। टीआरपी के लिए फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा रहा था। अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। प्राइवेसी इन्वेजन हो रहा था। एथिकल जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स कंप्लीटली इग्नोर किए जा रहे थे। राजेश और नूपुर तलवार को अरेस्ट कर लिया गया। यह अरेस्ट भी कंट्रोवर्शियल था। एविडेंस के बेसिस पर नहीं, बल्कि सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर। कोर्ट में केस चला। प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट था कि पेरेंट्स ने ही दोनों मर्डर्स किए हैं। डिफेंस का कहना था कि ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी लेंथी और कॉम्प्लेक्स थे। विटनेसेस को एग्जामिन किया गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टेस्टिमोनी ली गई, सीबीआई ऑफिसर्स को क्रॉस एग्जामिन किया गया, डिफेंस लॉयर्स ने हर एविडेंस को चैलेंज किया। प्रोसिक्यूशन ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर केस बिल्ड करने की कोशिश की। कोर्ट में कई टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स हुए। डीएनए एविडेंस की रिलायबिलिटी पर क्वेश्चंस उठे। फिंगरप्रिंट्स की ऑथेंटिसिटी पर डिबेट हुई। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को चैलेंज किया गया। मेडिकल एविडेंस को भी डिस्प्यूट किया गया। 2013 में ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आया। जज स्पेशल सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी पाया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। कोर्ट का कहना था कि सर्कमस्टेंसेस क्लियरली पेरेंट्स की गिल्ट को पॉइंट करते हैं। चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट है, रीजनेबल डाउट नहीं है। लेकिन यह वर्डिक्ट भी कंट्रोवर्सी में घिर गया। मेनी लीगल एक्सपर्ट्स ने इस वर्डिक्ट को क्वेश्चनेबल बताया। उनका कहना था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर इतनी बड़ी सजा देना रॉन्ग है। ना कोई मर्डर वेपन, ना कोई आई विटनेस, सिर्फ अंदाजे। यही था इस केस की रियलिटी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने भी इस वर्डिक्ट पर क्वेश्चंस उठाए। लीगल फ्रेटर्निटी में मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ का कहना था कि जस्टिस हुई है, कुछ का मानना था कि इनोसेंट लोगों को सजा मिली है। तलवार पेरेंट्स ने हाईकोर्ट में अपील की। ये उनका लास्ट लीगल ऑप्शन था। 4 इयर्स जेल में बिताने के बाद उनकी होप सिर्फ हाईकोर्ट में बची थी। तिहाड़ जेल में उन्होंने कैसे वो 4 साल बिताए होंगे
ये इमेजिन करना भी पेनफुल था। जेल लाइफ उनके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। एजुकेटेड मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए जेल एनवायरनमेंट एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे प्रिजनर्स के साथ रहना, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी, फैमिली से सेपरेशन, ये सब अनबेरेबल था। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया। जस्टिस BK नारायणा और जस्टिस AK मिश्रा की बेंच ने केस को थॉरली रिव्यू किया। कोर्ट ने तलवार पेरेंट्स को एक्विट कर दिया। कोर्ट का क्लियर स्टेटमेंट था कि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती जब तक कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ना हो। इस केस में रीजनेबल डाउट था, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कंप्लीट नहीं था, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज पॉसिबल थीं, इसलिए पेरेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि CBI की इन्वेस्टिगेशन में कई फ्लॉज थे। एविडेंस हैंडलिंग इम्प्रॉपर था, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया था, मीडिया ट्रायल का भी नेगेटिव इम्पैक्ट था। लेकिन अक्विटल के बाद भी क्वेश्चंस बने रहे। अगर पेरेंट्स गिल्टी नहीं थे तो फिर कातिल कौन था? क्या कोई थर्ड पर्सन था जो घर में घुसा था? क्या सर्वेंट्स इन्वॉल्व थे या फिर कोई और कंस्पिरेसी थी? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। इस केस ने इंडियन जस्टिस सिस्टम की कई कमियों को उजागर किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गलतियां, मीडिया ट्रायल का प्रेशर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर कन्विक्शन की प्रॉब्लम्स, सब कुछ इस केस में दिखा। ये केस स्टडी बन गया है लॉ स्कूल्स में, जर्नलिज्म कोर्सेज में। आरुषि तलवार डबल मर्डर केस आज भी अनसॉल्व्ड है। रियल किलर का पता नहीं चला। 2 इनोसेंट लाइव्स गईं, एक फैमिली डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन जस्टिस नहीं मिली। ये केस इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पूरी कहानी में सबसे ट्रैजिक पार्ट ये है कि तलवार फैमिली को दोहरा नुकसान हुआ। पहले अपनी बेटी को खोया, फिर सोसाइटी और सिस्टम से भी हार गए। 4 साल जेल में बिताए, रेप्यूटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुई। आज भी लोग उन्हें शक की नज़र से देखते हैं। आरुषि की हत्या के वक्त वो सिर्फ 14 साल की थी। उसके सपने, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। वो कॉलेज जाना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके फ्रेंड्स उसे याद करते हैं एक चीयरफुल, इंटेलिजेंट गर्ल के रूप में। हेमराज भी एक इनोसेंट विक्टिम था जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। नेपाल से आया था फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। दोनों को जस्टिस नहीं मिली। ये केस हमें यह भी सिखाती है कि मीडिया ट्रायल कितनी डेंजरस हो सकती है। पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, फैक्ट्स के बिना जजमेंट्स देना, ये सब जस्टिस सिस्टम के लिए हार्मफुल है। सोशल मीडिया के ज़माने में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। ट्विटर ट्रायल्स, फेसबुक जजमेंट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, सब कुछ जस्टिस को अफेक्ट करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी भी इस केस में क्वेश्चनेबल थी। क्राइम सीन को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं करना, एविडेंस को प्रिजर्व नहीं करना, ये सब बेसिक मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से केस वीक हो गया। ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की कमी क्लियरली दिखी। यूपी पुलिस को मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की जानकारी नहीं थी। CBI की इन्वेस्टिगेशन भी परफेक्ट नहीं थी। मल्टीपल थ्योरीज, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स और फाइनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिपेंड करना, ये सब इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। समटाइम्स इवन प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज स्ट्रगल करती हैं। प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और लिमिटेड एविडेंस के साथ काम करना चैलेंजिंग होता है। कोर्ट सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स दिखीं। ट्रायल कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन दी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे ओवरटर्न कर दिया। ये शोज करता है कि लीगल इंटरप्रिटेशन में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। सेम एविडेंस को अलग अलग जजेस अलग तरीके से देख सकते हैं। आज भी जब कोई इस केस के बारे में बात करता है तो सवाल वही है, कातिल कौन था? क्या कोई थर्ड पर्सन था? क्या सच कभी सामने आएगा? ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है, मिस्ट्री बनी हुई है, ट्रूथ अभी भी बरिड है। तलवार फैमिली के लिए ये जर्नी बहुत पेनफुल रही है। अपनी बेटी को खोना, फिर सोसाइटी का बॉयकॉट, मीडिया ट्रायल, जेल टाइम और आज भी सस्पिशन के साथ जीना, ये सब कितना डिफिकल्ट होगा सिर्फ वही जानते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फाइनेंशियल लॉस, सोशल आइसोलेशन, सब कुछ झेलना पड़ा है। इस केस ने यह भी दिखाया कि कैसे एक ट्रेजेडी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सिर्फ विक्टिम्स ही नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स भी सफ़र करते हैं। सोसाइटी का बिहेवियर, मीडिया का ट्रीटमेंट, सिस्टम का अप्रोच, सब कुछ मैटर करता है। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन भी होती है। आज भी कई लोग इस केस को स्टडी करते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट्स, सब इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ये केस इंडियन क्राइम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। लॉ स्कूल्स में इसे केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। मीडिया एथिक्स के कोर्सेज में भी ये एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 इनोसेंट लाइफ्स गईं और उन्हें जस्टिस नहीं मिली। आरुषि और हेमराज के लिए ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। उनकी फैमिलीज को क्लोजर नहीं मिला, क्वेश्चंस बने रहे, पेन कंटिन्यू है। ये केस हमें ये भी सिखाती है कि जस्टिस सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है।
बेटर इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, प्रॉपर एविडेंस हैंडलिंग, फेयर मीडिया कवरेज और अनबायस्ड लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़, फोरेंसिक साइंस का एडवांसमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सब कुछ इंप्रूव करना होगा। आरुषि तलवार हेमराज डबल मर्डर केस एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी ट्रूथ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल आंसर्स नहीं मिलते, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे एरियाज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राइंग छोड़ दें। जस्टिस के लिए फाइट करना ज़रूरी है। आज भी अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आए, कोई नया एविडेंस मिले, तो ये केस फिर से ओपन हो सकती है। टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है। डीएनए टेस्टिंग, फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ बेटर हो रहा है। मे बी समडे सच सामने आ जाए, मे बी कोई विटनेस फॉरवर्ड आए, मे बी कोई कन्फेशन हो। लेकिन फिलहाल ये केस अनसॉल्व्ड ही है। क्वेश्चंस बने हुए हैं, डाउट्स हैं, सस्पेशंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, दो फैमिलीज का पेन है जो कभी खत्म नहीं होगा। आरुषि के पेरेंट्स को अपनी बेटी का किलर नहीं पता, हेमराज के फैमिली को भी क्लोजर नहीं मिला। ये केस इंडियन सोसाइटी के लिए भी एक मिरर है। हमारा एटीट्यूड विक्टिम्स के टुवार्ड्स, हमारा बिहेवियर ट्रेजेडी के टाइम, हमारी टेंडेंसी क्विक जजमेंट्स करने की, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है इस केस में। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमने सही किया? क्या हमारा रिएक्शन जस्टिफाइड था? इस कहानी में सिर्फ दो लोग नहीं मरे, बल्कि एक पूरी फैमिली जिंदा रहकर भी सब कुछ हार गई। ट्रस्ट हार गई, डिग्निटी हार गई, पीस हार गई। यह है आरुषि तलवार हेमराज डबल मर्डर केस की रियल ट्रेजेडी। एक ऐसी कहानी जो आज भी इनकम्प्लीट है, जहां सच अभी भी अंधेरे में छुपा है। एक ऐसा वूंड जो कभी हील नहीं होगा। एक ऐसा क्वेश्चन मार्क जो हमेशा बना रहेगा।